अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? ठीक हो ना जनाब? आज है फ्राइडे और बरकतों वाला दिन है। काम पे पहुंच गए। दुआ करें बस बरकतें ही बरकतें हों और ज़्यादा से ज़्यादा आज कमाएं, क्योंकि जितना कमाएंगे उतना उड़ाएंगे। ये तो फ़ायदा है, ये तो मज़ा है। तो आज इतने लेट हो चुके हुए हैं ना कि काम सारा मुझे खुद को करना पड़ रहा है। साथ में इनके इतने सारे नालायक भांडे नहीं जो होते वो मैंने रखे हुए हैं। तो आज मेरा इरादा है कि सारा काम मैं खुद करूँ इनके साथ मिलकर। जो कि मेरा रखें, ये रखें और यहाँ से ये बारी खड़े कह रहे हैं। ये देखो मैं खुद ही अकेला खड़ा बातें किए जा रहा है। उन्हें क्या पता कि जी भाई बेटा चार्जर का स्कूल में क्या काम है? पहले तो ये बताओ ना मुझे। आपके पास नहीं बेटा, हम अपने मोबाइल चार्ज करके लाते हैं। हमने चार्जर का क्या करना है? स्कूल में बच्चा चार्जर मांगा। एक्चुअली इनकी आज है पार्टी वो लेवल की ना। आज अलविदाई भी या वेलकम पार्टी, आई डोंट नो क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ है सही इनका। आज भी काम करना पड़ गया ये सारे। चलो कोई बात नहीं, दिस पार्ट ऑफ वर्क। हमने सारा कुछ करके गुजरे हुए, तो हमें करने में कोई शर्म नहीं आती जिसमें भी हम काम करें। आज आपको हम मिलवाते हैं जी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची से। अस्सलाम वालेकुम जिमल। जिमल हाँ ठीक हो आप? यार ये भाई हमसे चेंज लेने आ गए हुए हैं, तो इन भाई को आप चेंज दे दें। तो देखा भाई इधर कहीं पे नजर आए थे मुझे। आजे आजे आजे। जिमल आप कौन सी क्लास में हो? E2। कौन सी? E2 में। तो आगे चली गई हो? सच्ची मुच्ची? कौन सी क्लास या पहले कौन सी क्लास में थी आप? अब कौन सी क्लास में हो? पहले भी E2 में थी, अब भी E2 में। ये क्या बात हुई जिमल? ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा भी आपने क्या लिया है खाने के लिए? आपके बाबा ने आपको किस चीज से मना किया हुआ है? बाबा ने मना किया जंक फूड नहीं खाना? अच्छा जंक फूड होता क्या ये तो बताओ। हाँ शवारमा, बोतल और सादी बोतल। ये जिमल को बहुत कुछ पता है। जिमल कौन से स्कूल जाती हो? आर्मी पब्लिक स्कूल बहुत बड़ा है। आर्मी पब्लिक स्कूल बहुत बड़ा है, वाओ। अच्छा आपका पूरा नाम क्या है? जिमल फातिमा नहीं है? नहीं। मुझे तो पता चला था जिमल फातिमा है। अच्छा बाबा आपको मारते हैं? मम्मा? मम्मा छोटी बहन क्या करती है? छोटी बहन मेरे को प्यार करती है। और जब मारती है कैसे मारती है? बाल खींचती है। ओ आप बालों से याद है आपके सर में जुएं भी थी, वो क्या करती हैं? वो चली गई है। चली गई हैं। जब थी तब क्या करती थी? तब मेरा खून पीती थी। तेरा खून पीती थी? मैंने शलजम खाया, मेरा बहुत खून आ गया। हाँ अब आप। आज मैं अभी ना गुजर रहा था, हमारे स्कूल में बड़े अच्छे अच्छे कोटेशंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक कोटेशन लिखा हुआ है जो कि मैंने मुनासिब समझा कि आपको मैं बताऊँ। बहुत अच्छी बात है ये। Who lies for you will lie against you। इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई इंसान आपके लिए झूठ बोल सकता है ना किसी से, तो वो किसी और के लिए आपसे भी झूठ बोलेगा और आपको मिसगाइड करेगा। इसलिए आप सबको मैं यही कहूँगा कि झूठ से आप लोग इज्तनाब करें। मुझे एक बड़े अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था 6th क्लास में था आई थिंक, तो मैंने अपने बाबा से एक झूठ बोला था। और झूठ क्या था आपको बता देता हूँ। 6th में फेल हो गया था एनुअल एग्ज़ाम्स में, या शायद मिड टर्म था कोई। तो सीन ये हुआ कि मैंने खुद से अपने मार्कशीट पे नंबर चेंज कर लिया और फर्स्ट पोजीशन ये वो ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या मैंने हरकतें की थी। तो अब्बा जी को पता चला कि ये तो खुद की इसकी राइटिंग है। मुझे कहते हैं आपने की? मैंने कहा नहीं पापा मैंने तो नहीं किए। उन्होंने पता था कि पीटीएम होता है, तो पीटीएम पे सारा कुछ सामने आ जाता है। खैर जिस दिन पीटीएम था हमारा पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो उस दिन गए हैं जाके बाबा ने, रास्ते में ही जा रहे थे हम लोग। तब मैं नौशहरा रहता था जो पेशावर के साथ है। तो मैंने रास्ते में जाते ही बाबा को बोला, मैंने कहा यार बात ये है कि नंबर मैंने खुद लिखे थे। तो बाबा एकदम से ना बाइक रोक के
वहीं से बाइक घुमाई और घुमा के वापस घर ले आए। आके मुझे यहाँ से पकड़ा और पटक के नीचे मारा पक्के फर्श पे। और बाबा यूनिफॉर्म में थे, सही बूटों के साथ मेरी धुलाई की है, वही फ़ौजी बूट जो मशहूर हैं, उनके साथ धुलाई की है। और इतने में दादू निकल आई हैं। दादू कहती हैं हाय वे हाय की हो गया, क्यों मुंडे नूं मारन लगा है। अब्बा जी कहते ये झूठ बड़े बोलदा, इन्हें झूठ बोलिया है जनाब जी ने नंबर आप चेंज किए उन्हें फेल हो गया होया ते आज तो बाद या तो जिंदा रहेगा या आज तो बाद ये झूठ नहीं बोलेगा। मैंने कहा बाबा कसम खुदा कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो बाबा ने खैर अच्छी खासी धुलाई हो चुकी हुई थी, फिर उन्हें भी थोड़ा सा तरस आया उस टाइम तक छोड़ दिया। लेकिन मुझे नसीहत होगी छोटे होते से कि झूठ कभी भी नहीं बोलूँ। और ये हकीकत बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ को हल्फन कह सकता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ किसी भी मामले में, कुछ भी हो जाए। अब्बा जी ने कहा था सच बोलना है, इंसान सच बोलने से मर नहीं जाता, हाँ इंसान की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। और एक झूठ बोलने के बाद आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं उस एक झूठ को छुपाने के लिए। तो बस यही चीज़ उस टाइम पे हमने कॉपी की बात को समझा। और बात समझने से ज़्यादा यार मार का डर था, सही बताऊँ तो, कि ऐसी मार दोबारा पड़ेगी तो उसामा साहब जिंदा नहीं रहने वाले। आप लोगों में से अगर किसी को पड़ी उसको नहीं नसीहत हुई तो महा ढीठ है। लेकिन यह है कि झूठ कभी भी नहीं बोलना। अगर आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, अपनी मुआशरे में इज्जत बनाना चाहते हैं, तो झूठ से आप जितना इज्तनाब कर सकते हैं उतना करें। झूठ इंसान को ले डूबता है और मुआशरे में हर कोई आपको कहता है ये बंदा झूठा है, ये झूठा है, और आपकी बात पर यकीन नहीं करते। इस चीज़ की गवाही मेरे दोस्त देंगे कि वो उन्हें पता है कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ ना, वो ऑथेंटिक बात है, उसमें किसी किस्म का झूठ नहीं है। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि झूठ से इज्तनाब करें, झूठ मत बोलें अगर आप बोल रहे हैं तो। हाँ, अगर झूठ किसी की जान बचाने के लिए या कुछ किसी को पॉजिटिव वे में प्रोटेक्ट करने के लिए तो फिर बोल लें, कोई मसला नहीं, मैं भी बोलता हूँ। ऐसे लाइफ सेविंग झूठ से कुछ होता नहीं है। अगले बंदे के लिए आप एक समझ लें कि उस टाइम पे उस बेचारे की जान बच जाती है, जान छूट जाती है। तो अगर पॉजिटिव वे में हो तो यार बोल लिया करें, कोई ऐसा हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन यह है कि किसी भी ऐसे मामले में झूठ ना बोलें जिससे अगले को नुकसान हो, अगर उस अगले का फ़ायदा हो रहा है। मैं कल एक देख रहा था वाइट लाई, वो औरत बता रही थी कि एक वाइट लाई इंसान को बोल लेना चाहिए। अब वाइट लाई की उसने डेफिनेशन क्या बताई कि वो झूठ जिसको सुन के किसी को खुशी हो या किसी की लाइफ चेंज हो रही है। उसने एग्जांपल दी कि हम 6 माह से इकट्ठे रह रहे हैं और आपने अपनी वालदा से बात नहीं की। अभी आप अपनी वालदा को कॉल करें और कॉल करके उन्हें बोलें जी कि आपकी याद आ रही थी मुझे, इसलिए मैंने आपको याद किया, फिर आप उनकी खुशी चेक करिएगा। तो हकीकतन ये बात प्रूव हो गई कि उस बंदे ने कॉल की और उसकी वालदा सुन के इतना खुश हुई कि खुशी से रोने लग गई कि बेटा आपने मुझे याद किया, ये मेरे लिए किसी मोर्जे से कम नहीं है कि तुम 6 माह से मेरे से बात नहीं कर रहे हो, आज एकदम से शुक्र है तुम्हें मेरी याद आई है। खैर कन्वर्सेशन चलती रही उनकी। तो जब कॉल एंड हुई तो वाकई वो मर्द भी रोने लग गया, कहता हाँ हकीकत है कि वाइट लाई बोल लेना चाहिए। फिर उसकी बेगम ने बताया कि देखें आप उन्हें याद नहीं कर रहे थे, मैंने आपको कहा है कि आप उन्हें कॉल करें, आपने मेरे कहने पर उन्हें कॉल की है, तो देखिए वो कितना खुश हुई। हालांकि आपने झूठ बोला है उनसे, तो लेकिन अगला बंदा कितना खुश हुआ है। हाँ, अगर ऐसा के मामलात हों कि जिसके लिए आपको बाद में 100 झूठ ना बोलने पड़े तो कोई ऐसा मसला नहीं यार, बोल लिया करें। लेकिन कोई भी ऐसा झूठ ना बोले जिससे अगले बंदे का नुकसान हो। तो झूठ से परहेज़ करें। आज जुमे का दिन न चले, हम ये भी करते हैं कि हर जुमे आपको कोई ना कोई एक ऐसी अच्छी बात बताया करेंगे कि आप, लेकिन उस पर अमल करना है आपने, जिससे आपका फ़ायदा हो, आपके इर्द गिर्द के लोगों का फ़ायदा हो। हर जुमे के जुमे हम आपको एक अच्छी बात बताया करेंगे। आज हमने डिसाइड कर लिया और इंशाल्लाह हमारे हर व्लॉग में, हर जुमे वाले व्लॉग में स्पेशली कोई आपको ऐसा लर्निंग लेसन दिया जाएगा लाइफ के क्या कहते हैं, जो आप रेगुलर लाइफ गुजार रहे होते हैं उसके मुताबिक, कि आप अपनी लाइफ एक परफेक्ट मैन की तरह गुजार सकें। और उस पर अमल आपने लाजमी करना है, समझ रहे हो ना? ज़रूरी है समझना, वरना बड़े आदमी नहीं बनोगे। मेरे सारे लड़के इंशाल्लाह बड़ी जल्दी बड़े आदमी बनेंगे, क्योंकि वो हल्की सी मिस्टेक करते हैं तो मेरा पहला डायलॉग होता है, पुत्र ए कम नहीं किया ना तो तू बड़ा आदमी नहीं बनना, ए कम कर ले तो बड़ा आदमी बन जाएगा।
तो आप लोगों ने भी बात फॉलो करनी है तो आप भी बड़े आदमी बन जाओगे, बड़ी औरत बन जाओगे और बहुत तरक्की करोगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा दे। यार मुझे लगी हुई थी अभी भूख अच्छे वाली, तो मैंने सोचा क्यों ना बिरयानी खा ली जाए, क्योंकि लंच हमारा बिरयानी ही होती है। ये आ गई जी हमारी बिरयानी और ये आ गई डी और साथ में रायता। इससे फिनिश करके फिर आपसे मिलते हैं उमैर भाई की शॉप पे। आज उमैर भाई के पास जा रहा हूँ, उनको अपने बच्चे में टेस्ट करवाने, तो साथ उनका फीडबैक भी लेंगे। अच्छा यार, मैं ना उमैर भाई की शॉप पे गया था, उस टाइम पे उमैर भाई अवेलेबल नहीं थे शॉप पे, तो फिर मैं घर आ गया था और घर आके थोड़ी देर रेस्ट की है। रेस्ट करके मेरे माइंड में आया तो मुझे एक अच्छा खासा माशाल्लाह ऑर्डर मिला हुआ था परफ्यूम्स का, तो उनके लिए मैंने भी परफ्यूम्स रेडी किए हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे उस टाइम पे व्लॉग का बिल्कुल याद नहीं रहा और मैं आपको दिखाता कि परफ्यूम हम किस तरह से रेडी करते हैं। तो खैर अभी ये रेडी तो हो चुके हुए हैं, ये पड़े हुए रेडी होके, और बस अभी इनकी पैकिंग रहती है, जो बॉक्सेस हैं वो रहते हैं। तो ये बॉक्सेस लगा के और इनके ऊपर चिप वगैरह सारा कुछ A to Z करके इनको जो शॉप वाला है उसको दे के आते हैं। बेसिकली अभी एक तो ऑनलाइन है, उसके अलावा आपको बताऊं मैं जितनी भी फेमस कॉस्मेटिक्स की फार्मेसीज़ हैं, इस तरह की शॉप्स हैं, उन पे दे रहा हूँ। तो ये बेसिकली एक फार्मेसी का ऑर्डर है। अरे मुझे सांस की जड़े में सीढ़ियाँ उतर के आए हूँ इसलिए। तो ये फार्मेसी का ऑर्डर है और ये उनको देने जाते हैं। और उसके अलावा उमैर भाई को मैंने आज टेस्टर चेक करवाने हैं, ये उनके लिए मैंने सारे टेस्टर पैक करके रखे हुए हैं और आज जाना उमैर भाई को भी चेक करवाते हैं। तो सारे टेस्टर उन्होंने सिर्फ 1 या 2 परफ्यूम चेक किए हैं, तो सारे टेस्टर उनको चेक करवाते हैं, उनसे भी फीडबैक लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको उमैर भाई की शॉप पे। तो जनाब पहुंच गए हैं हम उमैर भाई की शॉप पे। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, आते आते एकदम से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है कि उमैर भाई तुर्की रह के आए हुए हैं, क्यों ना उमैर भाई से थोड़ी तुर्की के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाए कि तुर्की कैसा है वहाँ रहने के लिए, लोगों के लिए, बाकी स्टूडेंट्स के लिए, और डंकी शंकी है वो सारा कुछ उनसे पूछेंगे कि वो उनका एक एक्सपीरियंस रहा, वो पूरा एक अरसा गुजार के आए हैं वहाँ पे। तो आए उमैर भाई से आज इस चीज़ पे हम डिस्कशन करते हैं, बैठते हैं और देखते हैं उमैर भाई कितना हमें इस चीज़ पे गाइड करते हैं, ताकि हमारी भी गाइडेंस हो और आप लोगों की भी, जो लोग देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम उसामा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए जी? आज मेरे भाई ने अचानक मुझे बताए बगैर बस उस्तादी छापा मारना सी मार लिया। बैठे हैं। चलें आज उमैर भाई हम स्पेशल पर्पस के लिए आपके पास आए हैं। जी जी। आते आते मेरे माइंड में आया है कि आप तुर्की रह के आए हैं, क्यों ना आज अपने दोस्तों को गाइड किया जाए तुर्की के बारे में। यार तुर्की बहुत से लोगों ने मुझे जो है ना पूछने की कोशिश भी की है, इवन मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बस आपको पता आते सर ड्यूटी पे पापा के बिजनेस को देखने लग गए। जी जी बिल्कुल। तो चले काफी क्यूरियस थी लोगों की, क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों के कि आप इतना अरसा कैसे रहे हैं, क्या किया है। विजिट तो आपका 1-2 महीने का था, बट मैंने उनको बताया, बहुत सी चीजें थी जो उनसे शेयर की। ओके उमैर भाई ये बताएं फिर तुर्की रहने के लिए कैसा है? तुर्की रहने के लिए जैसे कि अभी 2024 में उनके बहुत बुरे हालात जा रहे हैं। मतलब जब मैं गया था तब इन्फ्लेशन स्टार्ट हुई थी, लेकिन जब मैंने वहाँ कोई 1 महीना गुजारा तो इधर तक था, उधर लीरा करेंसी है, तो लीरा उस टाइम जब मैं गया था 14 का था। मीन पाकिस्तानी उनका 1 लीरा पाकिस्तानी 14 रुपीज बनते हैं, लेकिन अब जो कंडीशन अभी है वो 8-8.5 रुपए का मीन्स बन रहा है। इतना नीचे आ गई है इकोनॉमी उनकी, और सिर्फ वो टूरिज्म के ऊपर उनका कंट्री सिस्टम चल रहा है। रहने के लिए जो पुराने रह रहे हैं आप समझते हैं वो तो एक है ही है, लेकिन अभी आप जाके वहाँ सरवाइव करें तो वहाँ इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है। तो आप वहाँ पे इतना टाइम कैसे सरवाइव कराएं? मैं सरवाइव इसलिए किया था क्योंकि आप कहीं जगह पे नई जगह पे जाते हैं, अगर आप अपना कोई प्लान बना के जा रहे हैं विजिट के लिए, तो वो तो आपका मतलब 1 वीक है या 1.5 वीक गुजार के आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है इधर। लेकिन अगर आप एक प्लान करके जाते हैं कि आपने वहाँ कोई स्टडी करनी है, स्टूडेंट है, या कोई बिजनेस आपने वहाँ स्टैब्लिश करना है, आप यहाँ से मूव होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको वहाँ वक्त गुजारना पड़ता है। मैंने वो वक्त गुजारा, इसलिए मुझे चीजों का पता चला। तो आप तो विजिट वीजा पे गए थे, आप इतना टाइम कैसे गुजार आए हैं? हाँ यार, सब यही क्वेश्चन कर रहे हैं। ये वाकई मैं तो विजिट पे गया था, लेकिन वहां जाके जब मुझे पता चला मेरे विजिट के ऊपर वो चीजें मैं नहीं
इतनी जल्दी ही सारी चीज़ों को हासिल नहीं कर सकता, तो फिर मैंने वहाँ ड्यूरेशन बढ़ाया। उस ड्यूरेशन के लिए मुझे वहाँ लाइव करना पड़ा, और वहाँ फिर मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के जो है ना अपना टर्नओवर मींस के एक्सटेंड करवाया वीज़े को। चलें, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। इससे लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है जो वहाँ पे जाके अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये समझें कि जो यहाँ से जाएंगे वो उनको वीज़ा इजीली एक्सटेंड हो जाएगा। नहीं, मुझे वहाँ अपनी कैटेगरी को, विजिट कैटेगरी को चेंज करने के लिए 9 से 10 लाख रुपए लगा कि मैंने वहाँ जाके पहले कंपनी रजिस्टर कराई, मुझे उस पर भी उन्होंने इनकार कर दिया, TRC नहीं दी। देन फिर मैंने मूव हुआ, मैं यूनिवर्सिटी में मतलब इंटरनेशनली जो कोर्सेज होती हैं, टूरिज्म के कोर्सेज हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, जिसके लिए एज लिमिट नहीं होती। तुर्की में बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ये करवाती हैं, मतलब शॉर्ट टर्म ये एक प्रोग्राम होता है साल का, तो उसमें आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। मैंने वो एडमिशन लिया, उसकी मैंने उनकी फीसिस मैंने पे की, और देन मुझे उन्होंने वो जो उनके लेटर्स वगैरह लगा के फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया TRC के लिए, तो फिर जाके उन्होंने मुझे TRC दी। चलें, अभी यूनिवर्सिटी की बात हो ही रही थी तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा, बहुत से स्टूडेंट्स भी जाते हैं वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे, स्टडी के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए आपको कैसा लगता है कि कैसा कंट्री है वो? यार एक्चुअली मैं स्टूडेंट तो गया नहीं था, तो मेरा माइंड ऐसा नहीं था स्टूडेंट का, लेकिन मेरे वहाँ काफी दोस्त थे जिनके आगे से दोस्त थे जो वहाँ एज अ स्टूडेंट आए थे, और आए भी जेन्युइन एक पर्पस स्टूडेंट, यहाँ से स्टूडेंट अप्लाई करके गए थे। तो जब मैंने उनसे पूछा तो स्टडी कंपेयर टू पाकिस्तान बहुत ज्यादा वहाँ रिलैक्सेशन है, बहुत ही ज्यादा, मीन्स कि आप इजीली अपना जॉब भी कर सकते हैं, जो कि वहाँ मिलना मुश्किल है, जॉब ऐसे मिलती नहीं है क्योंकि वहाँ लैंग्वेज बैरियर है। देन आप जो है ना स्टडी भी कर सकते हैं, तो वहाँ लोग ज्यादातर कर रहे हैं। IT में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वहाँ कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर है अगर वो समझते हैं। लेकिन मैं अपना अगर आपको पर्सनल अगर आपको मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मेरे नजदीक नहीं, कोई मजा नहीं है, एक वक्त जाया करने वाली बात है कि वहाँ की डिग्री कोई इतनी नहीं है, जैसे आप समझते हैं यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री बहुत ज्यादा टॉप पे है, तो वहां से करके हैं तो यहाँ को फर्क पड़ेगा, या इंडस्ट्री जोन में आप जाएं तो आपको जॉब एक अच्छी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हाँ, उसका इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप स्टडी करके फर्दर स्टडी के लिए आप यूरोप या आप किसी और कंट्री में अप्लाई करें, तो वो फौरी तौर पे आपको वीजे की रेशो बढ़ जाती है। मतलब पाकिस्तान में आपने मास्टर किया, आप यहाँ से कहते हैं मैंने फर्दर स्टडी के लिए UK या मैंने यूरोप जाना है, जर्मन जाना है, तो उसके लिए अच्छा ये है कि अगर आप तुर्की से करते हो तो फौरी तौर पे आपका वीजा लग जाएगा पाकिस्तान की निस्बत। चलें, बेहतरीन है। अभी आप यूरोप की बात कर रहे थे, तो बहुत से लोग कहते हैं कि जो तुर्की है वो यूरोप के लिए गेटवे है, तो बताइएगा क्या वाकई ये गेटवे है कि सिर्फ हमें लोगों की बातें हैं? नहीं, 110% जो है ना वो गेटवे है, मींस कि वो गेटवे तो है ही है। उनका जो कल्चर है टोटल यूरोप से भी आगे है, मतलब यूरोपियन ही कल्चर है। उनकी जो बिजनेस की टाइमिंग है वो भी यूरोप के साथ है, उनका हर चीज मतलब यूरोप है। लेकिन गेटवे जो बात की गई है वो जो इस्तांबुल का जो एरिया है वो आधा यूरोप में आता है, मींस के कुछ रकबा, और बाकी जो है ना वो एशिया में आता है तुर्की। तो गेटवे इस तरह ही है, जो लोग स्टूडेंट जाते हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए एज अ विजिट अप्लाई करना यूरोप के लिए बहुत इजी है वहां से। मतलब आप समझ लें जैसे यहाँ से आप लाहौर का डिस्टेंस है, वैसे ही आपका ग्रीक, आपका जो शेंजन स्टेट्स जो साथ लगती हैं, इटली, स्पेन, वो वैसे ही है। अप्लाई करना बहुत नजदीक है तुर्की से यूरोप, तो इसीलिए लोग स्टूडेंट जाते हैं ताकि वो वहाँ अपनी फर्दर जो मास्टर लेवल है बैचलर करके यूरोप चले जाएं। जो बिजनेस कर रहे हैं वो इजीली अप्लाई करते हैं तो उनके वीजा। अब देखें एक कंट्री है यूरोप में, मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर दूं, सर्बिया। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे लोगों ने बताया कि भाई यहाँ सर्बिया एक स्टेट है यूरोपियन यूनियन में आती है, लेकिन शेंजन स्टेट नहीं है। तो वहाँ जो उसकी सबमिशन फीस है, मतलब फाइल सबमिट करवाते हैं $2 आपके लगते हैं, और 100% वीजा रेशो है, जो कि जिन लोगों के पास तुर्की की सिटीजनशिप है या जिनके पास तुर्की की रेजिडेंसी कार्ड है, TRC बोलते हैं उसे, टेम्परेरी रेजिडेंसी सर्टिफिकेट या कार्ड। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो तब तक नहीं मिला हुआ था, तो मेरा प्लान बना, मैंने कहा अगर मिलेगा ना, मुझे था कि मेरा अर्ली मुझे मिल जाएगा, मीन्स के 2 या 3 महीने के बाद। तो मैंने कहा चलें ठीक है। सर्बिया बहुत से लोग जा रहे हैं वहाँ, एक आप ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, बेहतर करने के लिए अपने पासपोर्ट के ऊपर आप सर्बिया जा सकते हैं, आप इन एंड आउट कर सकते हैं, जिससे आपका एक बड़े मुल्क के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बन जाती है। ज़बरदस्त।
सर्बिया से मुझे याद आया है कि आज मैं परफ्यूम्स पैक कर रहा था और अभी आपने सर्बिया का नाम लिया है ना, तो इंशाल्लाह कल या परसों मेरा एक परफ्यूम्स का ऑर्डर सर्बिया भी जा रहा है माशाल्लाह। और यहाँ से हम अब सर्बिया में भी अपने परफ्यूम सेल किया करेंगे। यार सर्बिया बड़ी ठंड पड़ती है और ये यूरोप में मैंने देखा तो नहीं हुआ, मैंने वहाँ से इंफॉर्मेशन उसकी ली थी, फिर मैंने गूगल किया, मैंने देखा कि ये क्या है। तो इतना बड़ा कंट्री तो नहीं है, मतलब इतना कोई वो भी नहीं है कि आप कह लें कि ज़रा अमीर कंट्री। हाँ, रिच कंट्री बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो तो उसका कैपिटल है बेलग्रेड, वो रिच का कह लें आप कैपिटल है। कैपिटल तो ओबियसली सबके अच्छे होते हैं, लेकिन ये है कि हाँ। ओवरऑल जो है ना वो इतना ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। उससे आप बात कर ही रहे हैं ट्रैवल की, तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए तुर्की बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप तुर्की जाएं और किसी उसके बाद बड़े कंट्री के लिए अप्लाई करें, लाइक आप यूरोप जाना चाहें, तो उसके बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बेटर हो सकती है। क्योंकि टूरिज़्म में जो टर्की है वो इस टाइम जो है ना बहुत से टॉप जो टूरिस्ट कंट्री हैं उनमें जो है ना एक ये टूरिस्ट कंट्री है जिसका इम्पैक्ट पड़ता है बड़े मुल्क में अप्लाई करने के लिए। जो आपका वीज़ा ऑफिसर होता है वो उस चीज़ को सोचता है कि यार वाकई जो हम अपनी रीज़न बताते हैं कि हमने विजिट के लिए जाना है, यूरोप में जाना है, मोस्टली लोग कहते हैं हमने यूरोप में विजिट करने के लिए जाना है। तो जब वो कहता है कि यार इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, तो जब उसमें देखता है कि वाकई यार ये एक ऐसी कंट्री में गए जो है टूरिस्ट है। अब दुबई टूरिस्ट तो है, लेकिन दुबई की भी हिस्ट्री मानी जाती है, लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग जो ट्रैवल हिस्ट्री है ना वो टर्की की मानी जाती है। और हमारे यहाँ पे हर नौजवान को एक ही चीज़ का भूत सवार है कि यूरोप जाना तो जाना डंकी लगा के। तो बताएं ज़रा ये डंकी क्या आप समझते हैं इसके बारे में, क्या कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास इस चीज़ पे? देखिए जो है ना उसामा भाई, जब मैं यहाँ से टर्की गया था ना, तो जो गेटवे का वर्ड आपने पहले अपनी गुफ्तगू में स्टार्ट किया था ना, जी जी। तो गेटवे को ज़्यादा गेटवे बनाने वाले यही लोग हैं जो डंकी लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें नो डाउट के इतना ज़्यादा हमारे पाकिस्तान एक सिटी है हमारे पाकिस्तान का, मैं नाम भी बताऊंगा, इसको आखिर में बताऊंगा। वहाँ से बहुत सी हमारी जो यूथ है वो वाया टर्की जो है ना मूव करती है इटली, स्पेन। बाय रोड भी जाया जाता है और बाय शिप भी जाया जाता है, लेकिन इसमें 110% आपका रिस्क इन्वॉल्व होता है, पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। पैसे की तो इसमें बात ही ना करें। जो कि डंकर्स होते हैं, मैंने भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको जो मैं शेयर कर रहा हूँ, मैंने वहाँ रह के ये 9 महीने मैंने ली है लोगों से कि ये क्या सीन है। मेरे जेहन में भी एक क्वेश्चन था जो कि बार बार आता था कि तुर्की आए हैं तो लोग कहते हैं यहाँ से इजीली हम मूव कर जाएंगे यूरोप के लिए, कर जाएंगे। लेकिन मैं फिर बताऊंगा, अगर लोग सुन रहे हैं आपकी इस वीडियो से, तो इस चीज़ का ध्यान में रखें कि इसमें 110% रिस्क इन्वॉल्व है। आप ये ना समझें कि हर डंकी लगाने वाला वो पहुंच जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो आपका जो ग्रीक है, जिसको आप ये कहते हैं, यहाँ से आप जाते हैं और आप कहते हैं कि ईज़िली हम जो उधर ग्रीस में मूव कर जाएंगे, वहाँ से हम ईज़िली चले जाएंगे। वहाँ से मैंने डिपोर्ट हुए लोगों को पकड़ के पहले कैंप में 2-2, 3-3 महीने अंदर रखते हैं। उसको पॉलिटिकल असैलम नहीं बोलते, वो कैंप है, वहाँ से उन्होंने जलील करके आपको दोबारा तुर्की भेजना होता है। फिर तुर्की वाले अपने कैंप में लेके जाते हैं और उनका कैंप यहाँ से सियालकोट से लाहौर जितना डिस्टेंस है और बिल्कुल वीराना, वहाँ रखते हैं। और वहाँ रख के उसके बाद आप वो कहते हैं कि अब आपने क्या करना है, जलील करते हैं जो वहाँ पकड़े जाते हैं। मारने मूरने वाला चक्कर तो एक अलग बात है ना। वहाँ मैंने ये भी सुना था कि कुछ लोग ऐसे भी सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ वो शूट कर जाते हैं। वल्लाह आलम, मुझे उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये मैंने देखा कि पकड़े जाते हैं, उनको वापस भेज दिया जाता है। एक वक्त आया होता है, उसके बाद खज्जल और जलालत पाकिस्तानी इतनी आसानी से भेजते हैं। ये सुन लें कि जो डंकी लगाते हैं वो पकड़े जाते हैं, उनको पाकिस्तानी इतनी आसानी से नहीं भेजते कि भाई आए आपको पाकिस्तान हम भेज देते हैं, नहीं। उनको फौरी तौर पे कैंप में भेजते हैं। और कैंप का माहौल ऐसा है कि आप बस कुछ ना पूछें, बस बहुत बुरा। आप अपने घर में जो रब्ता करते हैं वो भी 2 महीने के बाद ही करते हैं और बड़े बुरे हालात हैं। और जो लोग डंकी लगाना चाहते हैं, डंकर्स पैसे आपसे उस टाइम ही लेते हैं जब वो किसी मंजिल पर पहुंचा देते हैं, लेकिन उससे पहले गारंटी रखवा लेते हैं, ठीक है। उससे पहले आपसे पैसे नहीं लेते। हमें पैसों की तो उसामा भाई बाद की बात है। यहाँ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है जो अपने माँ बाप को मजबूर करते हैं, यहाँ की प्रॉपर्टियाँ, ज़मीनें अपने घर में या कुछ भी कर्ज उठा के बच्चे वहाँ उनको दलील कर रहे होते हैं कि अब्बू भेजें, अम्मी
किसी तरीके से अब्बू को मनाएं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ लड़के मेरे साथ थे, यंग थे, और मैं कहता यार आप लोग कहाँ से आए हो? जी हम जी ईरान के रास्ते से आए हैं, हम बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, और अब हम जो है ना इधर आके ना तो इधर पहले इधर कैंप में रहे हैं, कैंप में रह के वापस नहीं भेजा, हम किसी तरीके से इधर निकल आए हैं, तुर्की में जो है ना रह रहे हैं। अब हमारा प्लान आगे का ये। मैंने कहा बीबी आपको इस चीज़ का नहीं हुआ कि आप अभी भी चाह रहे हैं कि वापस डंकी लगा के फिर जाना? अभी आप डंकी लगा के तुर्की आए हैं, आप समझ नहीं है, ईरान से पहले तुर्की डंकी लगाई है, फिर तुर्की से वाया इन्होंने यूनान जिसे ग्रीस बोलते हैं वहां से जाके मूव कर वहां जाना है। तुर्की से डंकी यूनान लगानी है, वहां से इतना लंबा सफर है कि यूनान के साथ आपको शेंजन तो है लेकिन यूनान के आगे पानी भी और रोड भी है जो इटली स्पेन जाता है, तो वहां जाना है जी। तो वहां कैसे जाना है ये नहीं पता कैसे जाना है, बस जाना जरूर है, इरादा कर लिया हुआ है। तो ये काइंडली बिल्कुल ना ऐसा करें, अगर आपने करना प्रॉपर अच्छे तरीके से आए। तुर्की कोई महंगा वीज़ा नहीं है, आप उसामा भाई से रब्ता करें, मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बंदों का भी बताऊंगा जो कि आपका बैंक बैलेंस जो बैंक अकाउंट कम भी होगा उसके कम बैलेंस पे भी आपको वो तुर्की का वीज़ा लगवा के देंगे, 100% लगा के देंगे। ठीक है, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। 100% वीज़ा और सियालकोट में ही है, बेशक आप लाहौर में इस्लामाबाद में आप कांटेक्ट करें, आपको यहाँ बंदा देंगे जिनका काम ही प्रॉपर तुर्की का है और वो अच्छे तरीके से बेचते हैं और उनका ऑथेंटिक काम है। हर वीक में उनके 10 से 15 वीज़े लगते हैं। तो इंशाल्लाह ताला और भी कोई भी आप इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, आप मैसेज करें इनसे, इनके वीडियो देखें, तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद मैं बता सकता हूँ। अभी मेरे माइंड में बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन इतनी लंबी वीडियो नहीं हम बना सकते। चलें आज के लिए हम इतना ही करते हैं। वो सिटी का नाम बता दें जिसका आप बताने वाले थे। गुजरात के सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे पाकिस्तानी हैं जो कि इस टाइम डंकी लगा रहे हैं, और काइंडली मैं गुजराती वालों को कहूँगा कि जितना पैसा इधर यूज़ कर रहे हैं इतना आप लीगल तरीके से करें, आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन वो वे बुरा है जिसमें आप पकड़े जाएं और आपका रिस्क इन्वॉल्व है, 110% रिस्क है। जिस डंकर से भी बात करें वो ये पहले कहता है कि आप अपने रिस्क पे जा रहे हैं, मैं आपको 110% ये नहीं कहूँगा कि श्योरिटी की आपको मैं पहुँचाऊँगा, लेकिन इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो इस पे बहुत से लोग पकड़े गए हैं, बहुत से लोग जो है ना ज़्यादातर मोस्टली पकड़े गए हैं। चलें उमैर भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इनको एक और इनके लिए स्पेशल व्लॉग बनाएंगे जिसमें इनके क्वेश्चंस भी लेंगे, जो जो क्वेश्चंस आएंगे वो नोट डाउन करते जाएंगे। बिल्कुल ज़रूर, मैं खुद चाहूँगा, देखिए मैं रह के आया, मैं कभी भी वो चीज़ नहीं बताऊँगा। आपने अच्छा किया है, आपने इस चीज़ पे वीडियो बनाई है। मैं इनको प्रॉपर कोई भी बात है मैं बताने को तैयार हूँ। मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 10 ईयर से मैं बाहर के खुद जो है ना इस चीज़ पे हूँ कि मैं निकलूँ। मेरे इवन के फैमिली मेम्बर्स मुझे कहते थे कि यार आप आगे क्यों नहीं निकले, देखें ये पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी सारी फैमिली पढ़ी लिखी है, उसके बावजूद वो मुझे कहने तुम आगे क्यों नहीं निकले, आगे क्यों नहीं निकले। अरे मैं पूछता हूँ भाई आप यही चाहते हैं कि मैं आगे इस तरीके से निकलूँ डंकी लगा के? तो एक हमारे मुल्क का, सिर्फ गुजराती ही नहीं, टोटल हमारे मुल्क का एक कॉन्सेप्ट है, तुर्की की है, आगे क्यों नहीं निकले, आगे क्यों नहीं निकले। भाई आगे निकलने के लिए अगर मैं अपने माँ बाप को भूल जाता हूँ तो फिर तो मैं सारी कश्तियाँ जला के निकल जाता हूँ। अगर वो पीछे हैं तो फिर मैं कहीं ना कहीं लीगल वे में जाऊँगा, इंशाल्लाह ताला जाऊँगा। चले इंशाल्लाह बहुत जल्द आप यूरोप जाएंगे और लीगल वे में भी जाएंगे। और जो हमारे भाई देख रहे हैं, बहनें देख रही हैं, जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनको भी हम साथ साथ गाइड करते रहेंगे। जी ज़रूर, मैं आपकी वीडियो से जब ये मुझे कोई क्वेश्चन करेंगे, मैं तुर्की में वर्क परमिट वाले भी हैं जो लीगल यहाँ से काम करते हैं, यहाँ से लीगल विजिट वीज़ा वाले भी हैं। आप वर्क परमिट पे भी वहाँ के आपको वर्क परमिट मिलता है, उस पर भी आप 3 महीने रह के आगे किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लीगल मैं आपको बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। ये बेहतरीन हो गया है कि आज माशाल्लाह जुमे का दिन है और मैं पहले ही स्टार्ट में व्लॉग में बता चुका हूँ कि जुमे वाले दिन आपको कोई ना कोई एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, एक अच्छी चीज़ बताई जाएगी। उमैर भी पहले इनको मैंने यार वो याद आया झूठ के बारे में इनको सुबह बताया है कि आप लोगों ने झूठ नहीं बोलना। अच्छा उसामा, वो तो ठीक है, आपको पता है हमारे मुल्क के लिए एक बड़ा आज अच्छा दिन है, मतलब कि हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि आज चांद पे चाइना के यार मैं बिल्कुल मैं देख रहा था वो टिकटॉक पे वीडियो मैंने देखी थी। लेकिन उस पे मैंने कहा शायद कोई फेक वीडियो है, क्योंकि वो जो रॉकेट जा रहा था उसके ऊपर भी चाइनीज लिखी हुई थी, उसको ऑपरेट भी सारे चाइनीज कर रहे थे। उसको ऑपरेट वाकई वो गया भी चाइना से ही है, लेकिन वो जॉइंट एक कोलैबोरेशन से जो हुआ है वो स्पार्को आपकी इस्लामाबाद में जो इसके तावन से दोनों मुल्क के तावन, लेकिन ज्यादा हिस्सा तो चाइना का ही है, लेकिन हम उसका एक पार्ट बने हैं, आज पार्ट बने हैं, कल हम एक पूरा अपना स्पेस जो है ना वहाँ भेज सकते हैं चांद में। तो यार ये
चीज़ें तो फिर आगाज़ तो करना चाहिए ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलें जी, आगाज़ कर लिया इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना, गड्डी ले लिया तो मकान अल्लाह देगा। ऐसा ही तो है। समझ लो शुरुआत कर ली इंशाल्लाह, अल्लाह हमें ऐसे ही है। स्पेस स्टेशन भी देगा प्रॉपर और उसको चलाने वाले भी। आमीन। अच्छा यार, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, उमर भाई के पास बैठे बैठे हमें टाइम का पता ही नहीं चला। वो भी ऑलरेडी शॉप क्लोज़ करने में लेट हो चुके हुए थे और मुझे भी टाइम का पता नहीं चला, क्योंकि मैं जब वीडियो बना रहा था मैंने एयरप्लेन मोड पे लगा दिया हुआ था फ़ोन को, और घर वाले कॉल्स पे कॉल्स और व्हाट्सएप पे मैसेज किए जा रहे थे कि इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए हो, 12:30-1 हो गया हुआ है। तो अभी ऑलमोस्ट 1:30 हो गया हुआ है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जैसे ही मैंने वहाँ पे उमर भाई की शॉप पे बैठे टाइम देखा क्लॉक पे, एकदम से मेरी नज़र पड़ी, मैंने वहीं पे उमर भाई को इशारा किया, मैं क्या ओके बस फिनिश, टाइम देखें क्या हो गया, आपका भी टाइम ओवर हो चुका है और मेरा भी। तो बस फौरी मैंने वहाँ पे वीडियो ख़त्म की है और निकला हूँ घर के लिए। तो उसी टाइम मैंने मोबाइल डाटा साथ में एयरप्लेन मोड से ख़त्म किया, तो देखा है जी घर वालों की कोई 15-20 कॉल्स आई हुई थी और कोई 15-20 मैसेजेस आए हुए थे। तो बस उठ के भाग आया हूँ। वहाँ पे व्लॉग एंड करने का भी टाइम नहीं मिला मुझे, या माइंड में नहीं रहा उस तरह से। तो अभी घर आया हूँ, आके अभी आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आपको कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। और ये जो तुर्की वाला पार्ट है ये एक नहीं है, इसके हम और भी इस पर डिस्कशन करेंगे। तब भी आपको बताया था, दोबारा से रिमाइंडर दे रहा हूँ कि इस पर हम और डिस्कशंस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप लोग फ़ौरन जाना चाहते हैं तो आप किस तरह से जा सकते हैं। जैसे उमर भाई ने बताया, आपको कुछ ऑथेंटिक लोगों के हम कॉन्टेक्ट्स भी देंगे और बताएंगे भी, वो 100% आपका काम करेंगे। हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, कोई हमारा प्रॉफिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस ये समझ लें कि वो कहते हैं ना, सदका जारिया समझ के, तो ये सदका जारिया समझ के हम कर रहे हैं। कोई भी हमारा मुफाद नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सदका जारिया समझ के हम ये कर रहे हैं, ताकि जो लोग मिसगाइड हो रहे हैं या गलत रास्ता अपना रहे हैं वो गलत रास्ते की तरफ ना जाएं, उनको एक प्रॉपर चीज़ बताई जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी हम फ्राइडे को ही अपलोड करेंगे, क्योंकि हमने ये अहद किया हुआ है कि हम फ्राइडे के फ्राइडे आप लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियोस बताया करेंगे, जिससे आपके नॉलेज में इजाफा हो। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे आपको दोबारा तुर्की वाला व्लॉग मिलेगा। फ्राइडे मतलब आपको 2-3 दिन बाद ही अपलोड होगा, 2 दिन बाद, हम 1-2 व्लॉग्स आगे चल रहे होते हैं, तो 1-2 दिन बाद आपको ये मिलेगा व्लॉग। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम जितनी आवाम की मदद कर सकें। तो मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।